1 2 3 स्टार्ट। अधिष्ठाता महोदय, मुझे अपना उत्तर देते हुए यह मौका मिला था कि मैं इस बहस में लाई गई विशेष दलीलों का जवाब देती, लेकिन विपक्ष के मेरे मित्र ने भले ही बड़ी सद्भावना से यह कहा हो कि मैंने चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा परखा है, फिर भी मुझे नहीं लगा कि इस विधेयक के विरुद्ध कोई बड़ी दलील दी गई हो। हमने देखा कि स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य ने हमें सिखाना चाहा कि समाजवाद क्या होता है। मैं समझती हूँ कि यहाँ उपस्थित माननीय सदस्य और बम्बई के लोग जानते हैं कि वह मेरे पिता की नीतियों के कैसे और कितने अनुयायी रहे हैं। अगर हम माननीय सदस्य के बहके हुए भाषण को गंभीरता से ले तो उनके दल ने जो आज कहा है वह उनके कल के उदार स्वीकार का इतने स्पष्ट तौर पर और जमकर खंडन है कि मुझे लगता है कि उन्होंने शायद उद्देश्यहीनता को ही ऊंचा उठाकर उसे अपना कार्यक्रम बना लिया है। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लंबे लंबे उदाहरण सुनने को मिले हैं। जिन्होंने यह उदाहरण दिए हैं वे शायद इन्हें ही कुछ समय पहले शायद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में काम ला सकते थे। इस प्रस्ताव को दिल्ली में पारित हुए काफ़ी समय बीत चुका है। यह सही है कि जब यह पास किया गया था तो मैं मौजूद नहीं थी। यह भी सही है कि उसके स्वीकृत होने पर मुझे कुछ परेशानी हुई थी, इसलिए नहीं कि मैं उसके विरुद्ध थी, बल्कि उसके स्वीकृत किए जाने के ढंग के कारण। जिन्होंने अब उसका विरोध किया है उनके सामने इस मामले को फिर से विचारार्थ कार्य समिति में तथा बाद के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनेक अधिवेशनों में या कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशनों में लाने का मौका था, लेकिन उसे उक्त मंचों पर विशेष कारण से नहीं लाया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे उसे फिर से उठाते तो वह फिर स्वीकृत किया जाता। इसलिए अब जबकि पार्टी में विभाजन है, प्रतिबद्धता से फिर जाना किसी के लिए ईमानदारी का माप हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझती कि विश्व या भारत की जनता इस मामले को इस ढंग से देखेगी। किसी ने यह भी कहा कि समझौते के औचित्य के बारे में उस समय किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं उठा था, लेकिन मेरे माननीय मित्र ने स्पष्ट कहा कि स्वयं उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। मैं निश्चय पूर्वक जानती हूँ कि मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया था और प्रत्येक राज्य में प्रजा परिषद ने इन समझौते के औचित्य पर संदेह व्यक्त किया था। मैं जानती हूँ कि प्रत्येक प्रांत में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इन समझौतों के बुद्धिमत्तापूर्ण होने पर संदेह व्यक्त किया था, और मैं
कह सकती हूँ कि मैं ऐसे लोगों में एक थी और उस समय युवा कांग्रेस के अधिकांश लोगों ने संदेह व्यक्त किया था। अधिष्ठाता महोदय, उस समय युवा कांग्रेस जनों का एक संगठन था जिसकी मैं सदस्या थी। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारा एक ही नाम था या कोई और भी नाम जोड़ा गया था, लेकिन हम अपने आप को युवा कांग्रेस वाले अवश्य ही मानते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कोई पंजीकृत नाम था या नहीं। मुख्य बात यह है कि उस समय भी कांग्रेस में युवा वर्ग का अस्तित्व था और उनकी बैठक हुआ करती थी जो अखिल भारतीय कांग्रेस या अन्य कांग्रेस संगठन से पृथक होती थी और मैं ऐसे युवा संगठन की सदस्या थी। मुझे निश्चय ही उन बैठकों की जानकारी है जिनमें मैं भाग लेती रही। इस तरह इन चीज़ों पर तब संदेह व्यक्त किया गया, लेकिन अब हमें पता है कि और अधिक संख्या में लोग संदेह प्रकट करते हैं, जैसा कि हम देखते ही हैं। उस समय हम यह सोचते थे कि शायद यह सही रहा है। हम भले ही अलग ढंग से सोचें, पर हमारे वयोवृद्ध लोग एक प्रस्ताव रख रहे हैं। उनकी जानकारी हमसे बेहतर है, उन्हें ज़्यादा अनुभव है। वे सोचते हैं कि यह सही ढंग है। अपने विचार एक बार व्यक्त कर देने के बाद हम उसे जिद का मामला नहीं बनाते थे या उसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। न केवल उनके संदर्भ में जो सभी मामलों से संबद्ध थे, बल्कि उन बहुतेरे लोगों के संदर्भ में जिनकी राय नहीं ली गई या जो तब इन प्रश्नों से संलग्न नहीं थे। आज हमारे सम्मुख यह सवाल है और इसका संबंध राष्ट्र से है। यह राष्ट्र की इच्छा है। चूँकि बहुत सी बातें बदल गई है, इसलिए हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। मेरे माननीय मित्र मेरे ऊपर छींटाकशी करने से कभी भी बाज नहीं आते, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि इस बार उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कुछ सच्चाई है और यह बात वही नहीं कह रहे हैं। मैंने बेंगलुरु अधिवेशन के बाद यह बात प्रत्येक आम सभा में और सभी मौकों पर सार्वजनिक मंच से कही है। मैंने कहा है कि लोगों को नई रोशनी में नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि लोग ही हैं जो हमें नई रोशनी दिखा रहे हैं। मैंने अनगिनत मौकों पर कहा है कि समय आ गया है कि हम जनता द्वारा दिखाए गए प्रकाश का अनुसरण करें, लेकिन हमारी पार्टी में यह बड़ा विभाजन क्यों है? मैं समझती हूँ कि सभी को पता है कि यह वास्तव में कैसे हुआ। हर कोई जानता है कि इसके बीज इन समझौतों के समय से तथा उससे भी पहले से मौजूद थे। हर कोई जानता है कि पार्टी के सदस्यों के विचारों में मतभेद था। एक वर्ग ऐसा था जो समाजवाद को लाना चाहता था और
वह बड़े परिवर्तन का समर्थक था जो यह सोचता था कि स्वतंत्र भारत पुराने ढांचे में रहकर समृद्ध हो सकता है। स्टॉप।